हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। तो बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 11 क्लास 12 बायोलॉजी का। तो आज इसमें हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट। ठीक है जी। तो लास्ट स्टेप है आपका डीएनए टेक्नोलॉजी का, फॉरेन जीन के प्रोडक्ट को अब हमें ऑब्टेन करना है। जो हमारा मोटिव था वो फुलफिल होने जा रहा। हम लोगों ने जीन ऑफ इंटरेस्ट को लाइगेट करके वेक्टर के साथ आरडीएनए बनाया है, आरडीएनए को इंट्रोड्यूस कर दिया है होस्ट सेल में। अब हम लोग होस्ट सेल से लेना चाहते हैं अपना प्रोडक्ट, जो हमारे को प्रोडक्ट हमें लेना है। अब इस होस्ट सेल का जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड हो गई है, उससे हम लोग अपनी पसंद का प्रोडक्ट लेंगे। व्हेन यू इंसर्ट अ पीस ऑफ डीएनए, एलियन डीएनए इनटू क्लोनिंग वेक्टर, जब क्लोनिंग वेक्टर में आप इंट्रोड्यूस करा देंगे जीन ऑफ इंटरेस्ट या कहिए कि भाई फॉरेन डीएनए, एलियन डीएनए, तब वो क्या हो जाएगा, वो आरडीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। या कहिए कि आरडीएनए बन गया, अब हम उसको आरडीएनए बोल रहे हैं। एंड ट्रांसफर इट इनटू बैक्टीरियल सेल, प्लांट सेल और एनिमल सेल, द एलियन डीएनए गेट्स मैनिपुलेटेड। अब आपने आरडीएनए को इंट्रोड्यूस कर दिया है होस्ट सेल में, कंपिटेंट होस्ट सेल में। वो होस्ट सेल बैक्टीरियल सेल हो सकती है, प्लांट सेल हो सकती है, एनिमल सेल हो सकती है। द एलियन डीएनए गेट्स मल्टीप्लाइड, द एलियन डीएनए गेट्स मल्टीप्लाइड। अब इस एलियन डीएनए का मल्टीप्लिकेशन हो गया जब बैक्टीरियल सेल का डीएनए अपनी रेप्लिका बनाएगा या प्लांट सेल डिवाइड होने से पहले डीएनए डुप्लीकेशन होगा। तो आप जानते हैं कि ये जो बाहर से आपने जीन इंट्रोड्यूस किया है, इसका भी डुप्लीकेशन हो जाएगा। सारी बातें हम लोग पहले पढ़ चुके। इन ऑलमोस्ट ऑल रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजीज द अल्टीमेट एम इज टू प्रोड्यूस अ डिजायरेबल प्रोटीन। तो इतना सब खटरा, इतनी सब मेहनत क्यों करी गई है? जितनी भी आरडीएनए टेक्नोलॉजीज हैं उसमें हमारा प्राइम एम क्या, अल्टीमेट एम क्या, कि हमें अपना पसंद का प्रोडक्ट लेना है। पसंद का प्रोडक्ट क्या? जीन के पास इंफॉर्मेशन है फॉर द सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। जीन पे होगा ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसक्रिप्शन से क्या बन जाएगा? ट्रांसक्रिप्शन से बन जाएगा मैसेंजर आरएनए, और मैसेंजर आरएनए के ट्रांसलेशन से पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगी, या कहिए कि प्रोटीन आपकी बन गई। ठीक है जी। तो यही हमें ऑब्टेन करनी है, यही हमें लेनी है। द फॉरेन जीन गेट्स एक्सप्रेस, इसको हम लोग जीन का एक्सप्रेशन भी बोलते हैं। जीन का एक्सप्रेशन, जिसको कि आप ये ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कह लीजिए, सेंट्रल डोग्मा कह लीजिए। जीन ने अपने को एक्सप्रेस कर दिया, तो दो स्टेप हैं। जीन पे पहले होगा ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसक्रिप्शन के बाद होगा ट्रांसलेशन, और जो बन गई पेप्टाइड चेन, तो हम कहेंगे जीन ने अपने को एक्सप्रेस कर दिया। ट्रांसलेशन से बन जाएगी पॉलीपेप्टाइड चेन। जीन ने अपने को एक्सप्रेस कर दिया अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशंस। द एक्सप्रेशन ऑफ फॉरेन जीन्स इन होस्ट सेल्स इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग मैनी टेक्निकल डिटेल्स। After having cloned the gene of interest and having optimized the condition to induce the expression of target protein, आपने जीन की क्लोनिंग करा ली, आपने कंडीशंस ऑप्टिमाइज कर दी हैं कि ये जो हमारा एलियन पीस ऑफ डीएनए, फॉरेन डीएनए, इसका एक्सप्रेशन आ जाए, induce the expression of target protein. One has to consider producing it on a large scale. अब हमें क्या करना है? आपने जेनेटिकली मॉडिफाइड सेल बना दिए, ऑर्गेनिज्म बना दिया। अब हमें लार्ज स्केल प्रोडक्शन करवाना है, ताकि आप बहुत बड़े पैमाने पर अपनी पसंद का प्रोडक्ट बनवा पाए। कैन यू थिंक ऑफ एनी रीज़न वाई देयर इज़ अ नीड फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन? अरे भैया, ह्यूमन इंसुलिन के लिए आपने जीन लैब में बनाया, और ह्यूमन इंसुलिन के जीन का आपने वेक्टर PBR322 के साथ लाइगेट करा दिया, तो PBR322 अब ये क्या हो गया? आरडीएनए बन गया। अब आपने इसकी मल्टीपल कॉपीज़ बनवा ली, जीन क्लोनिंग करवा ली। अब आप इसको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं इकोलाई सेल में। तो एक इकोलाई की सेल से अगर आप इसका कल्चर फॉर्मेशन करेंगे, एक सेल का आप मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे, तो उससे आप कितना प्रोटीन ले लेंगे? अब आप इसका मल्टीपल प्रोडक्शन अगर कर लें, खूब सारी हज़ारों की संख्या में इकोलाई सेल हो, तब आपको आपकी पसंद का प्रोडक्ट बड़े पैमाने पे मिलेगा। तभी आप ह्यूमन पॉपुलेशन का ट्रीटमेंट कर पाएंगे, क्योंकि आपको बड़े पैमाने पे ये प्रोटीन चाहिए। इफ़ एनी प्रोटीन इनकोडिंग जीन इज़ एक्सप्रेस इन अ हेटेरोलोगस होस्ट। हेटेरोलोगस होस्ट वो है ऐसी होस्ट सेल जिसमें बाहर से कोई आपने जेनेटिक मटेरियल इंट्रोड्यूस करा दिया, जिसमें मतलब कहिए कि जेनेटिक मटेरियल जो है दो अलग अलग ओरिजिन का हो।
उसको हम लोग हेटेरोलोगस होस्ट बोलते हैं। इट इज़ कॉल्ड अ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। उसमें जो प्रोटीन बन रही है या आपके ये हेटेरोलोगस होस्ट के जीन एक्सप्रेशन से जो प्रोटीन बन रही है उसको हम लोग रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बोल रहे हैं। द सेल्स हार्बरिंग क्लोन जीन्स ऑफ इंटरेस्ट मे बी ग्रोन ऑन अ स्मॉल स्केल इन द लेबोरेटरी। अब ऐसी जीन्स, ऐसी सेल्स जिनमें बाहर से आ गया है, आपने डीएनए इंट्रोड्यूस करा दिया, छोटे पैमाने पे आप उसको लेबोरेटरी में भी आप उसका कल्चर फॉर्मेशन कर सकते हैं। द कल्चर्स में बी यूज फॉर एक्सट्रैक्टिंग द डिजायर्ड प्रोटीन एंड देन प्यूरिफाइंग इट बाय यूजिंग डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक। तो आप छोटे पैमाने पे भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपको ये प्रोडक्ट चाहिए बड़े पैमाने पे, लार्ज स्केल चाहिए, तो उसके लिए लार्ज स्केल पे आपको इसका प्रोडक्शन करवाना पड़ेगा। किसका? जीन का एक्सप्रेशन करवाना पड़ेगा। जीन किसमें? होस्ट सेल में। द सेल्स कैन आल्सो बी मल्टीप्लाइड इन अ कंटिन्यूस कल्चर सिस्टम। छोटे पैमाने पे आप लैब में भी कर सकते हो, टेस्ट ट्यूब में भी कर सकते हो, या आप क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाइड इन अ कंटिन्यूस कल्चर सिस्टम। आप ऐसा कल्चर सिस्टम बनाइए जिसमें आप ड्रेन करते रहेंगे यूज्ड मीडियम और पोर करते रहेंगे आपका कल्चर मीडियम, न्यूट्रिएंट मीडियम, ताकि जो सेल्स हैं वो ऑप्टिमम कंडीशन में बनी रहे, एक्सपोनेंशियल कंडीशन में बनी रहे। द सेल्स कैन आल्सो बी मल्टीप्लाइड इन अ कंटिन्यूस कल्चर सिस्टम वेयर इन द यूज्ड मीडियम इज ड्रेन्ड आउट। जो मीडियम यूज्ड हो गया उसको ड्रेन कर लिया और नया मीडियम, फ्रेश मीडियम आप न्यूट्रिएंट मीडियम पोर करते रहेंगे फ्रॉम वन साइड वाइल फ्रेश मीडियम इज एडेड फ्रॉम द अदर टू मेंटेन द सेल्स इन देयर फिजियोलॉजिकली, जिससे सेल्स फिजियोलॉजिकली मोस्ट एक्टिव कंडीशन में बनी रहे, एक्सपोनेंशियल कंडीशन में बनी रहे। मोस्ट एक्टिव कंडीशन में लॉग फेज में, एक्टिव लॉग फेज में बनी रहे, एक्सपोनेंशियल फेज में बनी रहे। दिस टाइप ऑफ कल्चरिंग मेथड प्रोड्यूसेस अ लार्ज बायोमास। इस तरह से जब कल्चर फॉर्मेशन आप करते हैं, कल्चरिंग करते हैं, तो लार्ज बायोमास बन जाता है, लीडिंग टू हायर यील्ड ऑफ डिजायर्ड प्रोटीन, और आप बड़े पैमाने पे प्रोटीन का प्रोडक्शन करवा सकते हैं। स्मॉल वॉल्यूम कल्चर्स कैन नॉट यील्ड एप्रिशिएबल क्वांटिटीज ऑफ प्रोडक्ट। छोटे पैमाने पे अगर आप सेल्स को मल्टीप्लिकेशन करवा रहे हैं तो बहुत बड़े पैमाने पे आपको प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। टू प्रोड्यूस इन लार्ज क्वांटिटीज द डेवलपमेंट ऑफ बायोरिएक्टर, ये हम याद रखिएगा। बायोरिएक्टर अगर आपसे पूछा जाए कि अगर आप रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन का प्रोडक्शन करवाना चाहते हैं लार्ज स्केल, तब आप किसका आपको यूज़ करना पड़ेगा? बायोरिएक्टर, वेयर लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ कल्चर कैन बी प्रोसेस्ड। तो लार्ज वॉल्यूम क्या है? 100 to 1000 लीटर ऑफ कल्चर, इसका की प्रोसेसिंग हो सकती है। 10 बायोरिएक्टर कैन बी थॉट ऑफ एज वेसल। बायोरिएक्टर को हम लोग वेसल्स के तौर पे कंसीडर कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इन विच रॉ मटेरियल्स आर बायोलॉजिकली कन्वर्टेड इनटू स्पेसिफिक प्रोडक्ट, जिसमें आप रॉ मटेरियल, जो आपके रॉ मटेरियल है, उसको आप बायोलॉजिकली कन्वर्ट करवा रहे हैं स्पेसिफिक प्रोडक्ट में। ठीक है जी। ये जो आपका रॉ मटेरियल है, इस रॉ मटेरियल को, कच्चा पदार्थ जो है, कच्चे, उसको आप बायोलॉजिकली, मतलब बायोलॉजिकली कन्वर्टेड का मतलब है जहाँ पे कोई लाइफ फॉर्म इन्वॉल्व हो। भाई लाइफ फॉर्म क्या? सेल ही है, सेल इन्वॉल्व है, और सेल रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर रही है किसमें? स्पेसिफिक प्रोडक्ट ह्यूमन इंसुलिन में। इंडिविजुअल एंजाइम्स या कई एंजाइम्स प्रोड्यूस कर रही है, एक्सेट्रा। यूजिंग माइक्रोबियल प्लेट, यूजिंग माइक्रोबियल सेल, प्लांट सेल, एनिमल सेल और ह्यूमन सेल। तो आप बायोलॉजिकली कन्वर्ट करवा रहे हैं रॉ मटेरियल को स्पेसिफिक प्रोडक्ट में, और इसके लिए आप यूज़ कर सकते हो कोई माइक्रोबियल सेल या प्लांट सेल या एनिमल सेल या ह्यूमन सेल। ठीक है जी, किसी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब बायोरिएक्टर प्रोवाइड्स द ऑप्टिमम कंडीशन फॉर अचीविंग द डिजायर्ड प्रोडक्ट बाय प्रोवाइडिंग ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशन। बायोरिएक्टर में कंडीशंस ऐसी होती हैं जो ऑप्टिमम ग्रोथ करवाती हैं, क्योंकि कंडीशंस जो रिक्वायरमेंट है ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए कि ऑप्टिमम कंडीशंस होनी चाहिए, सच एज ऑप्टिमम टेम्परेचर, pH वैल्यू, सबस्ट्रेट, सॉल्ट्स, विटामिन, ऑक्सीजन, वो सब ऑप्टिमम कंडीशन में उपलब्ध है बायोरिएक्टर में, जिससे सेल्स एक्सपोनेंशियली ग्रो करेंगी और एक्सपोनेंशियली फिजियोलॉजिकल कंडीशन में रहेंगी, और जीन का एक्सप्रेशन होगा, जिससे आपको बड़े पैमाने पे उत्पाद मिल पाएगा। कच्चे पदार्थ को वो उत्पाद में बदलना। द मोस्ट कॉमनली यूज बायोरिएक्टर आर ऑफ स्टीयरिंग टाइप। सबसे ज़्यादा कौन से यूज़ हो रहे हैं? तो दो तरह के यहाँ पे दे रखे हैं, स्टीयरिंग टाइप और स्पाज स्टीयर टाइप। तो सबसे ज़्यादा कौन से यूज़ हो रहे हैं? कह रहा जी स्टीयरिंग टाइप के बायोरिएक्टर यूज़ हो रहे हैं। तो दो तरह के हैं ये, आइए उनको देख लें।
सिंपल स्टीयर्ड टैंक बायोरिएक्टर, ये तो सिंपल स्टीयर्ड टैंक बायोरिएक्टर है, और स्पार्ज स्टीयर्ड टैंक बायोरिएक्टर। ठीक है जी। इसमें आपने क्या याद रखना है, इसमें आपने याद रखना है एक तरफ से आप स्टीम पॉइस्चराइजेशन स्टीम प्रोवाइड कर सकते हैं मीडियम में, एसिड और बेस को पीएच कंट्रोल कर रहे हैं तो एसिड और बेस को आप ऐड ऑन कर सकते हैं पीएच कंट्रोल करने के लिए। मोटार लगी है, फोम ब्रेकर है, फ्लैट ब्लेडेड इम्पेलर हैं, और आपके कल्चर ब्रॉथ ये बन रहा है। ठीक है जी। तो यहाँ पे आइए, इसमें क्या एक्स्ट्रा है, इसमें एक्स्ट्रा ये है कि बाहर से आप बबल्स को उसमें कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। बबल्स ड्रामेटिकली इंक्रीजेज द ऑक्सीजन ट्रांसफ़र एरिया, ये इसका एडवांटेज है आपका किसका, अगर आप सिंपल स्टीयर्ड टैंक बायोरिएक्टर को यूज़ कर रहे हैं और स्पार्ज स्टीयर्ड टैंक बायोरिएक्टर को यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र एरिया जो है, ऑक्सीजन ट्रांसफ़र एरिया इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि आप इसमें बबल्स को फ्लो करवा सकते हैं। इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर ऑक्सीजन ट्रांसफ़र। ठीक है जी। ये सारी बातें आपने याद में रखनी है। इससे क्वेश्चन जो आते हैं वो कई आपको डायग्राम से भी क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं, तो डायग्राम भी जब आपको दिया जाता है कोई, उसको भी बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए आगे चलें। A steer tank reactor is usually cylindrical or with a curved base. Cylindrical based और curved base है to facilitate the mixing of reactor contents। तो ये जो स्टीयर टैंक बायोरिएक्टर है उसका बेस कैसा है, कर्व्ड हो सकता है और सिलेंड्रिकल हो सकता है, जिसमें कि आप आसानी से चीज़ों को मिक्स कर सकें। द स्टीयरर फैसिलिटेट्स इवन मिक्सिंग एंड ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी थ्रू आउट द बायोरिएक्टर। उसको आप कंटिन्यूसली स्टीयरिंग करते रहेंगे, जिससे मिक्सिंग होती रहेगी और ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी थ्रू आउट बनी रहेगी। ऑल्टरनेटिवली एयर कैन बी बबल्ड थ्रू द रिएक्टर, और ज़रूरत पड़ने पे आप एयर को कर सकते हैं, बबल कर सकते हैं थ्रू द रिएक्टर। ये क्या होता है, इस पार्ट टैंक एयर रिएक्टर हो जाएगा। इफ़ यू लुक द, तो इससे क्या होगा, ऑक्सीजन ट्रांसफर सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। इफ़ यू लुक एट द फिगर क्लोजली यू विल सी दैट द बायोरिएक्टर हैज़ एन, अब यहाँ से ये कह रहा जी फिगर आपने देखा, उसमें क्या क्या है, एजिटेटर सिस्टम है, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम है, फोम कंट्रोलर सिस्टम है, फोम ब्रेकर है, अ टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम है, पीएच कंट्रोल सिस्टम है, एंड सैम्पलिंग पोर्ट्स, और सैम्पलिंग पोर्ट्स हैं जिससे आप समय समय पर सैंपल निकाल के चेक करते रहेंगे प्रोसेस या प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, सो दैट स्मॉल वॉल्यूम्स ऑफ कल्चर कैन बी विड्रॉन पीरियोडिकली। ठीक है जी, ये हो गया आपका। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन अब आप लगा लीजिएगा। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग पे आते हैं हम लोग, आइए, और इसके बाद चैप्टर आपका ख़त्म। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बायोसिंथेटिक फेज हो गया, ये बायोसिंथेटिक फेज कंप्लीशन हो गया। द प्रोडक्ट हैज़ टू बी सब्जेक्टेड थ्रू अ सीरीज ऑफ प्रोसेसेस बिफोर इट इज़ रेडी फॉर मार्केटिंग। प्रोडक्ट आपने ले लिया है, प्रोडक्ट का आप क्या करना है, आपने मार्केटिंग करने से पहले आपको उसका प्यूरिफिकेशन करना है, प्यूरिफिकेशन के बाद आपने उसका प्रिजर्वेशन करना है, और उसके बाद आपने उसकी मार्केटिंग करनी। द प्रोसेस इंक्लूड सेपरेशन किया, प्यूरिफिकेशन किया, साथ में प्रिजर्वेशन किया, विच आर कलेक्टली रेफर्ड एज डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। और इन सबको हम लोग भैया बायोरिएक्टर से आपने सैंपल को या कहिए कि प्रोडक्ट को ले लिया, प्रोडक्ट को सेपरेट किया, प्रोडक्ट का प्यूरिफिकेशन किया, प्रिजर्वेशन किया, और उसके बाद मार्केटिंग कर दी, तो इसको हम लोग बोल रहे हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। द प्रोडक्ट हैज़ टू बी फॉर्मुलेटेड विद सुटेबल प्रिजर्वेटिव, प्रिजर्वेशन कर दिया। सच फॉर्मुलेशन हैज़ टू अंडरगो थ्रू क्लिनिकल ट्रायल्स एज इन केस ऑफ ड्रग। तो जैसे कि आप कोई ड्रग इंट्रोड्यूस कर रहे हो ह्यूमन यूज़ के लिए, उससे पहले आप क्लिनिकल ट्रायल करते हैं। तो इस तरह का कोई अगर आप रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन का आप मार्केटिंग करने जा रहे हैं, तो पहले आप उसका ट्रायल कर लेंगे, क्लिनिकल ट्रायल कर लेंगे। स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग फॉर ईच प्रोडक्ट इज़ आल्सो रिक्वायर्ड। क्वालिटी कंट्रोल भी करेंगे आप। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग वेरी फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग आपके मापदंड हैं, तो ये आपको करनी पड़ेगी डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। उसके बाद आपको सैंपल टेस्टिंग, और उसके बाद आपने उसकी कर देनी है मार्केटिंग। ठीक है जी, तो सारी बातें वही हैं, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा मेरे को आपको देने को नहीं है। तो इस वाले में हीट्रोलोगस होस्ट में आपको पहले ही बता चुका हूँ क्या होता है,
इन सबको रीड आउट करने से हम लोग समय बचाते हैं। यहाँ पे सीधे आते हैं हम लोग क्वेश्चन वाले, हम लोग अपने सेक्शन पे। इन द आइसोलेशन ऑफ डीएनए रिमूवल ऑफ प्रोटीन एंड आरएनए इज कैरिड आउट बाय एंजाइम। प्रोटीन को निकालने के लिए प्रोटीएज और आरएनए को निकालने के लिए राइबोन्यूक्लिएज। ठीक है जी, प्रोटीएज और राइबोन्यूक्लिएज, ये आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ड्यूरिंग आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल द केमिकल यूज टू प्रेसिपिटेट आउट द प्यूरिफाइड डीएनए। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है और इस बार फिर 2024 में फिर आ जाए। चिल्ड एथेनॉल आप पोर करेंगे तो हमारा ये जो डीएनए है प्योरेस्ट फॉर्म में ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू बायोरिएक्टर। इट कैन प्रोसेस लार्ज वॉल्यूम ऑफ कल्चर, ठीक है। प्रोवाइड्स ऑप्टिमम टेम्परेचर पीएच, ठीक है। बायोरिएक्टर प्रोवाइड्स ऑप्टिमल कंडीशन फॉर अचीविंग द डिजायर्ड प्रोडक्ट बाय प्रोवाइडिंग ऑप्टिमल ग्रोथ कंडीशंस, ठीक है। द लीस्ट कॉमनली यूज बायोरिएक्टर स्टीयरिंग टाइप, मोस्ट कॉमनली यूज है। तो ये तीनों आपके स्टेटमेंट ठीक है, 1, 2 एंड 3, फोर्थ नहीं ठीक है। स्टीयर टैंक बायोरिएक्टर हैव एडवांटेज ओवर शेक फ्लास्क बिकॉज दे प्रोवाइड हाई टेम्परेचर पीएच, ऑप्टिमम टेम्परेचर पीएच, प्रोवाइड बेटर एरिएशन मिक्सिंग। हाँ जी, ये बात ठीक है। डू नॉट अलाउ एंट्री ऑफ CO2, ये बात नहीं, गैसेस को तो वो करवाता है। स्टीयर टैंक बायोरिएक्टर हैव एडवांटेज ओवर, ये तो फिर से वही आ गया, तो हटाइए इसको, आगे चलें। आफ्टर कंप्लीशन द बायोसिंथेटिक स्टेज in bioreactor the product undergoes separation purification process collectively termed as, क्या हम लोग बोल रहे हैं, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, उसके लिए टर्म यूज कर रहे हैं, ऑप्शन सी। प्रेसिपिटेशन ऑफ प्यूरिफाइड डीएनए चिल्ड इथेनॉल, आगे चलिए, उसमें क्या है जी, नहीं कुछ और पूछ रहा है। चलिए, प्रेसिपिटेट्स of purified DNA after the addition of chilled ethanol can be seen as a collection of fine threads of suspension. The process is rapid and, और इसको निकाल लेना, फाइन थ्रेड इसका कलेक्शन कर लेना, फाइन थ्रेड का, उसके लिए क्या टर्म यूज हो रहा है, स्पूलिंग। ये बात याद रखिएगा, मैंने आपको हाईलाइट करी थी। देखिए, मैच द कॉलम 1 कॉलम 2 कह रहा है, ठीक है जी। ट्रांसपोजन्स क्या है, जंपिंग जीन है। इथिडियम ब्रोमाइड से आप डीएनए स्ट्रेनिंग करेंगे। प्रेसिपिटेशन ऑफ डीए चिल्ड इथेनॉल से, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये हो गया हम लोग का मैचिंग। आगे चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट मैच। ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, TI प्लाज्मिड, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन में डीएनए प्रोब से आप डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट में आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उस डीएनए की स्पेसिफिक डीएनए की सीक्वेंस है कि नहीं। PCR डीएनए स्टेनिंग के लिए नहीं, PCR डीएनए डुप्लीकेशन के लिए, एम्प्लीफिकेशन के लिए यूज होता, तो ये करेक्ट मैच नहीं है। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट स्टेप पॉलिश, तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है आपका डीनेचुरेशन, उसके बाद एनीलिंग, उसके बाद एक्सटेंशन। इन अ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज टू ट्रांसफर द rDNA इनटू द होस्ट। माइक्रो इंजेक्शन मेथड बिल्कुल यूज़ करते हैं। जीन गन बायोलिस्टिक मेथड बिल्कुल यूज़ करते हैं। बायो रिएक्टर हम लोग ऑब्टेनिंग द जीन, हम लोग प्रोडक्ट ऑफ डिजायर्ड जीन, उसके लिए यूज़ करते हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। A device in which large volumes of living cells are cultured in order to get a specific product is called, क्या कहते हैं जी, बायोरिएक्टर कहते हैं। If any protein encoding gene is expressed in a heterologous host, तब उसको क्या बोलते हैं, तब हम लोग उसको रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बोलते हैं। आपकी बुक की लाइन है। लार्ज वॉल्यूम ऑफ कल्चर कैन बी प्रोसेस टू प्रोड्यूस appreciable quantities of product in the bioreactors, आपका आंसर हो जाएगा। ओके, a procedure through which a piece of DNA is introduced बैक्टीरियल सेल में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इन अ प्लाज्मिड टू बी यूज्ड एज अ वेक्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है प्रेजेंस ऑफ ORI साइट। अगर ORI साइट नहीं होगी तो आप उसको यूज नहीं कर सकते, काम नहीं आएगा, क्योंकि ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है इसका डुप्लीकेशन नहीं होगा। तो ORI साइट का होना सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है। सिलेक्टेबल मार्कर का होना भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, ORI साइट होनी चाहिए। फंक्शन ऑफ सिलेक्टेबल मार्कर, सिलेक्टेबल मार्कर की सहायता से आप क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे आप नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को और सिलेक्टिवली परमिट करेंगे इसका कल्चर फॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेंट का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। इट रिकॉग्नाइजेज अ पैलिंड्रोम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, ठीक। इट इज एन एंडोन्यूक्लियस, विच एंडोन्यूक्लियस आइसोलेटेड फ्रॉम वायरस, आइसोलेटेड किससे हो रहा है, बैक्टीरिया से। तो यही आपका ऑप्शन सी है, प्रोकैरियोटिक सेल से ये होता है, आइसोलेट होता है। लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक जीन विद अ प्लाज्मिड वेक्टर बिकम पॉसिबल
जब हम लोगों ने खोज कर ली डीएनए लाइगेज की। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ब्रेक्स बॉन्ड बिटवीन, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है जी, शुगर और फॉस्फेट कंपोनेंट के अंदर से ब्रेक कर देता है आपके बॉन्ड। ठीक है जी, शुगर फॉस्फेट वाला आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। द एंड्स ऑफ फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल आर स्टिकी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड बेसिस। आपने यूज़ कर लिया तो ये जो आपका ओवर हैंगिंग स्ट्रेच है थोड़ा सा, जहाँ पे सिंगल बेसिस हैं, बेस पेयरिंग नहीं है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पैलिंड्रोम के बीचों बीच से ना काट के थोड़ा आएँ बाएँ दाएँ से काटता है, तो स्टिकी एंड बनते हैं जो कि अनपेयर्ड बेसिस के होते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की सहायता से आप, ये वो टेक्निक है सेपरेशन ऑफ चार्ज मॉलिक्यूल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये मैंने आपको जब पढ़ाया था तब बताया था, आप ये ना समझिएगा केवल डीएनए, कोई भी चार्ज मॉलिक्यूल, डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, प्रोटीन हो गया, उसका हम लोग अकॉर्डिंग टू द साइज सेपरेशन कर सकते हैं। व्हाट इज़ द क्राइटेरिया ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स मूवमेंट ऑन अगारोस जेल? तो वेल से जितना दूर जाएगा, जितना छोटा होगा उतना दूर चला जाएगा। द स्मॉलर द फ्रेगमेंट साइज द फादर इट मूव्स फ्रॉम वेल। ठीक है जी, ये बात आपको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वाला देखिए वहाँ मैंने समझाई है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन ऑफ प्लाज्मिड वेक्टर विच गेट्स इनएक्टिवेटेड ड्यू टू इंसर्शन ऑफ एलियन डीएनए हेल्प्स इन द सिलेक्शन ऑफ, ये बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन ऑफ प्लाज्मिड वेक्टर विच गेट इनएक्टिवेटेड ड्यू टू इंसर्शन ऑफ एलियन डीएनए हेल्प्स इन द सिलेक्शन ऑफ, किसके सिलेक्शन में, ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट के सिलेक्शन में वो हेल्प कर रहा है कि रिकॉम्बिनेंट के सिलेक्शन में हेल्प कर रहा है। ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट तो आप दूसरे वाले से कर लोगे, अब हमें भेदभाव करना है किसके बीच में, रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट के बीच में। ठीक, तो सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स में हेल्प कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को समझ लीजिए। अगर ये चीज़ आप समझ गए हो तो आप बायोटेक्नोलॉजी में आपकी पकड़ है, मास्टरी है, वरना नहीं है। इसको मैंने एक्सप्लेन किया है अपने 2 लेक्चर में, आप समझ लीजिए इसको। ओके, तो यहाँ पे आके अब आपका चैप्टर ख़त्म। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लगा लीजिए। चैप्टर ये ख़त्म हो गया। अगले चैप्टर में मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में किसी और चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय। अगला लेक्चर यही चालू करते हैं बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन को, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस हम लोगों ने पढ़ लिए। बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन को हम लोग अगले लेक्चर से चालू करते हैं। तो अगर आप चैनल के आपको पसंद आ रही वीडियोस, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपने आखिरी तक देखी है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलता हूँ ब्रेक के बाद। गुड बाय, गुड लक।